वेलकम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट कर्व यानी समोत्पाद वक्रों के लक्षण और विशेषताएं। आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है हमारा, समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं और नीचे की तरफ गिरते हैं अथवा उनका ढाल ऋणात्मक होता है, यानी आई क्यू प्रोडक्ट कर्व्स फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम और देयर स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। तो भाई ये लेफ्ट टू राइट बॉटम होता है, जो आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ। ठीक है। और पहली बात आपको ध्यान होगा, हमने इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इसकी अजम्पशंस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। आपको ध्यान होगा जो हमारे समोत्पाद वक्र हैं वो दो साधनों के उन सभी संयोगों को बताता है जिससे कि समान मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है और मिनिमम कॉस्ट पे किया जाता है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं दो ही साधन, एक तो लिया है कैपिटल और दूसरा आपको दिख रहा है लेबर। और इस हर जो पॉसिबल कंडीशन है उसमें ये इक्वल प्रोडक्शन को शो करता है। और आपको पता है कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आइसोक्वेंट कर्व की, जब हमने मान्यता पढ़ी थी, उसमें क्या है, अगर आप किसी एक साधन में वृद्धि करते हो तो दूसरे साधन में आपको कमी करनी पड़ेगी। कमी क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज ऑफ अगर आप कमी नहीं करते हो तो आपकी यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जो आपके आइसोक्वेंट कर्व की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये इक्वल प्रोडक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर आपको लेबर आपका पहले यहाँ पर है, देन आप कैपिटल इतना यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो तो देखिए आपकी जो कैपिटल है वो आपको कम करनी पड़ी और यहाँ पर आप आ गए। इसी तरह से आगे और लेबर बढ़ा रहे हो, देन आपकी कैपिटल यहाँ कम हो रही है, एंड और लेबर बढ़ाने पर आपको इस लेबर की कंडीशन पर इतनी ही कैपिटल यूज करनी पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये कर्व है ये आपका लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ जाता हुआ शो कर रहा है, जो कि आपका आइसोक्वेंट कर्व की मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है अब हमारा, समोत्पाद वक्र मूल बिंदुओं के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं, दैट मीन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जब एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापन किया जाता है तो जो हमारा तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती है, यानी कि जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता है, घटता हुआ होता है। उस सिचुएशन में आपका जो समोत्पाद वक्र है वो कॉन्वेक्स होता है, और यही आपने सीखा है अब तक। चलिए इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल सब्सटीट्यूटेड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर गोज ऑन डिक्रीजिंग। दैट मीन्स अगर आप 1 यूनिट ऑफ लेबर को चेंज करते हो, यानी कि लेबर में 1 यूनिट की वृद्धि करते हो, तो आपकी कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज होगी। और क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। वैन मूव्ड फ्रॉम, और उस कंडीशन में आपका जो MRTS है वो डिक्रीजिंग होगा, तो आपका जो स्लोप है वो टॉप टू बॉटम होगा, और इसी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग MRTS। इस सिचुएशन में आपका डिमिनिशिंग MRTS निकल के आएगा, रेट घटता हुआ सीमांत दर जिसको बोलते हैं। बट सिचुएशन ऐसा नहीं है कि यही पॉसिबल होता है। देखिए आगे देखिए, कांस्टेंट MRTS, जब आपका MRTS जो है वो कांस्टेंट है अगर, तो आपका जो स्लोप है कर्व का वो आपका स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग MRTS की कंडीशन भी पॉसिबल है, और उस कंडीशन में आपका जो कर्व है वो कॉनकेव होगा। तो इट्स ऑल्सो आर पॉसिबल, ऑल पॉसिबल कंडीशन है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। दिस मीन This means that factors of production are substitutable to each other. The capital substituted per unit of labor goes on decreasing when the isoquant curve is convex to the origin. ठीक है, यानी कि आपका अगर लेबर बढ़ाते हो और जो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, उस कंडीशन में आपका आइसोक्वेंट कर्व जो है वो कन्वेक्स होगा ऑरिजिन। दैट मीन्स डिक्रीजिंग MRTS की कंडीशन में वो चीज़ फॉलो होगी, ठीक है। अब इनको हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जो तीनों पॉसिबल कंडीशंस हैं जो हो सकते हैं वो डायग्राम के थ्रू कैसे होंगी। तो चलिए, जो आपको दिख रहा है सबसे पहला डिमिनिशिंग MRTS की कंडीशन, और आपको पता है आपका आइसोक्वेंट कर्व इसी टाइप का होता है जो पॉसिबल है डिमिनिशिंग MRTS की कंडीशन में। और डिमिनिशिंग MRTS का जो आपका फॉर्मूला था, हमने जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो ये होता है कि लेबर में अगर आप चेंज कर रहे हो, लेबर बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल का कितना लॉस करना पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज आपको शो हो रहा है यहाँ पर उस कंडीशन में। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये कर्व।
लेबर है मान लो 1 2 3 एंड यहाँ पे 12 8 एंड 5। एक यूनिट का चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है भाई? लेबर बढ़ा रहे हो आप, कैपिटल में कमी हो रखी है। इसका क्या मतलब है? 4 से। अब यहाँ पे अब एक और को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एक लेबर बढ़ा रहे हो, बट यहाँ पे जो आपका जो कैपिटल का कमी है वो आपको 3 का करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रेशो आपका 3:1 है, यहाँ पे 4:1 है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि हर एक चेंज पर, यानी हर एक लेबर अगर आप बढ़ाते हो तो आपका ये डिमिनिशिंग MRTS रेट निकल के आ रहा है 4 3। आगे और बढ़ाओगे शायद उससे 2 आए, देन 1 आए। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? मान लो आप जब लेबर बना रहे हो, जो पहले से काम कर रहा है वो लेबर, वो आपका स्किल उसमें डेवलप हो गई है, वो हैबिचुअल हो गया है, उसको काम करना अच्छे से आता है। लेकिन अगर आप नई लेबर लेकर आते हो तो हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी उस लेबर से कम हो। तो हर एक लेबर अगर आप इंक्रीज करते हो, मान लो जो पहली वाली लेबर थी उसके आने पर आपको 4 कैपिटल का मतलब आप मान सकते हो यहाँ पे मशीनरी से, कि वो 4 मशीनों के बराबर अकेला बंदा काम कर पा रहा है, तो वो मशीनें आपकी यूज़ ना करनी पड़ी, इतनी कैपिटल की आपकी बचत हो रखी है। आगे आपने एक और लेबर बढ़ाई, लेकिन उस कंडीशन में वो शायद उसके जितना स्किल्ड नहीं था। तो यहाँ पर आप मान के चलोगे हर एक नया बंदे को अगर आप लाते हो तो वो उतना स्किल नहीं होगा पुराने बंदे के बराबर। तो जो आप कैपिटल का लॉस करोगे वो पहले से कम होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 से घट के 3, यानी कि ये बंदा 3 मशीनों के बराबर काम कर पा रहा है। तो आपने 3 लेवल का लॉस किया एक को बढ़ाकर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल है। अगर आपने एक लेबर को बढ़ाया, दूसरे को बढ़ाया, तो कैपिटल कम होगा। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम बनाते हैं तो आपका कर्व इस टाइप का जाता है। बट कांस्टेंट कब आता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ये कब आएगी? इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए लेबर ले लेते हैं, एक लेबर का आप चेंज कर रहे हो और हर कंडीशन में सेम रेशो में आप इक्वल इफेक्ट पड़ रहा है। उस कंडीशन में आपका जो स्लोप है वो इस टाइप से होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आएगी। इंक्रीजिंग कब पॉसिबल है? इंक्रीजिंग MRTS कब होगा भाई? इंक्रीजिंग तब होगा, लेबर है आपकी और कैपिटल है। एक लेबर चेंज करने पर मान लीजिए आपका 3 कैपिटल के बराबर ये काम कर रहा था एक लेबर। दूसरा आपने चेंज किया, वो 4 कैपिटल का आप लॉस कर रहे हो, यानी वो 4 कैपिटल के बराबर काम कर रहा है, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। कोई भी नया बंदा आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई उसकी एफिशिएंसी पुराने से कम होगी और हमें कम कैपिटल का त्याग करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वो स्किल्ड नहीं होगा इतना। ठीक है, तो हम यही मानते हैं। तो आपका जो मेनली जो कंडीशन है आपकी आइसोक्वाइन कर्व की, वो डिमिनिशिंग MRTS की कंडीशन को फॉलो करता है। ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर और ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका थर्ड पॉइंट, समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, यानी इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स नेवर कट ईच अदर और नॉन इंटरसेक्शन ऑफ आइसोक्वेंट कर्व्स। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है भाई? समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। बिल्कुल सही है, हम इस डायग्राम से समझेंगे इसको। आप देख पा रहे हो डायग्राम, लेबर है एंड कैपिटल है। अब यहाँ पे देखिए, एक आइसोक्वेंट कर्व आपका ये जा रहा है, एक आइसोक्वेंट आपका ये जा रहा है। एक आइसोक्वेंट कर्व के जो भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे शो कर रहा है ये 100 यूनिट। और दूसरा आइसोक्वेंट कर्व आपका डिफरेंट यूनिट को शो कर सकता है, ठीक है, 300 यूनिट। बट यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर आप इस पॉइंट को मेजर करें तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है एंड लेबर है, इतना लेबर और इतना कैपिटल पर आपकी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। बट ये जो पॉइंट है, दूसरा जो आपका कर्व है वो भी इसी पॉइंट से होके जा रहा है, और एक सेम पॉइंट पर अगर लेबर एंड कैपिटल सेम इन दोनों पे यूज हो रही है तो यूनिट भी तो सेम प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये चेंज क्यों है? अगर ए पॉइंट पर ए और सी इक्वल है तो ए और बी भी इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि इक्वल प्रोडक्शन की कंडीशन में कैपिटल एंड लेबर के सेम कॉम्बिनेशन से सेम यूनिट प्रोड्यूस होती है। अलग यूनिट प्रोड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक जो आपका समोत्पाद वक्र है, यानी कि अगर दो आइसोक्वेंट कर्व हैं, वो कभी भी एक दूसरे को ओवरकट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे। तो ये आपकी विशेषता आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दाईं ओर स्थित समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को प्रकट करता है। एन आइसोक्वेंट कर्व लाइंग टू द राइट रिप्रेजेंट्स अ लार्जर आउटपुट। कैसे, डायग्राम से समझ लेते हैं। लेबर आपको शो हो रहा है, कैपिटल आपको शो हो रहा है। देखिए एक कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर है लेबर 1 पर एंड इतना कैपिटल। अब कैपिटल में अगर आपने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अब अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो, उतनी ही कैपिटल के साथ में लेबर बढ़ा रहे हो, ये आइसोक्वेंट कर्व 1 है एंड दूसरा आपका जा रहा है। इस पॉइंट से जो कर्व जा रहा है यहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। इससे आगे वाला अगर आप कुछ भी इंक्रीज करते हो, लेबर बढ़ा रहे हो, तो लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा ही ना। तो हमेशा आपका जो आगे आने वाला जो कर्व होगा, यानी ऊपर वाला कर्व हमेशा मैक्सिमम यूनिट को, यानी कि ज़्यादा यूनिट को शो करेगा। मान लो इसके अलावा एक और कर्व आपका जाता, तो वो आपका हो सकता है उससे ज़्यादा यूनिट को शो करे। तो हर ऊपर वाला जो कर्व होगा वो ज़्यादा यूनिट को शो करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दाईं ओर स्थित जो आपका समोत्पाद वक्र है वो अधिक उत्पादन को प्रकट करता है, यानी कि राइट जो आपका कर्व है वो रिप्रेजेंट लार्जर आउटपुट। होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेम था, हो सकता है ये कैपिटल को भी बढ़ाए, लेबर को भी बढ़ाए, लेकिन कोई भी चीज़ बढ़ेगी, या तो एक बढ़े या दोनों बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम उत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता, यानी कि नो आइसोक्वेंट कैन टच आइदर एक्सिस। अब देखिए आपको पता है जो आपका आइसोक्वेंट कर्व होता है वो इस तरह से होता इस तरह से, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो ये इसकी विशेषता है। बट यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो वहाँ पे आप कहोगे कि ये तो टच हो रहा है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए इस बात को। अगर आपका कोई भी पॉइंट टच कर रहा है, मान लीजिए ये आपका आइसोक्वेंट कर्व 1 है, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे टच कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर इस एक्सिस को ये टच कर रहा है तो ये कैपिटल, केवल कैपिटल को यूज़ करके यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लेते हैं ये 100 यूनिट यूज़ कर रहा है, कितनी भी आप मान सकते हो जो भी है। तो यहाँ पर केवल कैपिटल का यूज़ किया है, लेबर का तो कोई यूज़ ही नहीं किया है। अगर आपका ये वाला दूसरा आइसोक्वेंट कर्व देखते हैं, यहाँ पे आप मानोगे केवल और केवल लेबर यूज़ हो रही है, कैपिटल का यूज़ नहीं हो रखा है इस कंडीशन में। और आपको पता है कि जो समोत्पाद आपका वक्र होता है वो दो साधनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पे माने केवल कैपिटल यूज़ हो रहा है तो एक ही साधन को यूज़ करके कर रहा है। यहाँ पे इस कर्व को देखें तो ये केवल लेबर को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है आइसोक्वेंट की कंडीशन में। आइसोक्वेंट जो कर्व होता है वो दो साधन को लेके कॉम्बिनेशन बताता है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समुत्पाद वक्र होता है वो किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। ओके, आई होप आपको क्लियर है सारी जो आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।